नमस्कार साथियों, मेरा नाम मायावी वैष्णव है और पिछले कुछ दिनों से मेरे पास अब कई अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट आ रही है, मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज़ आरएएस मेंस के लिए आपने जो बुक लिस्ट फ़ॉलो करी है, जो भी मटेरियल आपने वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ किया है, उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाएँ। और तो आज का मेरा जो वीडियो है, वो उसी के लिए समर्पित है। इससे पहले कि मैं आपको मेंस वैल्यू एडिशन के सोर्सेज़ के बारे में बताऊँ, मैं 3 चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो कि एक तरीके से रामबाण साबित हो सकते हैं आपकी आरएस प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहला है सिलेबस। सिलेबस को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें सिलेबस पता नहीं होता है और हम सिर्फ़ बुक्स पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। आज के टाइम पे जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेबस। आपको अगर सिलेबस याद रहेगा, तो आप वो चीज़ पढ़ेंगे जो ज़रूरी है। क्योंकि ज्ञान का सागर तो अथाह है। आप उसमें कहाँ गोता लगाओगे आपको कुछ पता नहीं है। अगर सिलेबस पता होगा तो आप ये पता कर पाओगे कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस को आप हमेशा अपने साथ रखिए। मैं जो सिलेबस है मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताऊँ, ये आरएएस प्री का मेरा सिलेबस है। इसको मैं इस तरीके से हाइलाइट करके रखता था, जो-जो मेरे टॉपिक्स हो जाते थे, उनको हाइलाइट करता था, जो रह जाते थे, उनको रहने देता था और वापस जो रिवीजन करता था, रिवीजन के भी मैं उन पे टिक्स लगाता था कि किस तरीके से मेरा जो सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको ये भी लगता है कि हाँ, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। दूसरी चीज़ मैं जो बात करूँगा आपके सामने, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस ये है कि हमें ये पता लग जाता है कि सामने वाली जो भी संस्था है, वो कौन से सवाल पूछ रही है और किस डेप्थ के अंदर पूछ रही है। मैंने जो सोर्सेज़ यूज़ किए थे, राजस्थान जीके के लिए जो मैंने सोर्सेज़ यूज़ किए, वो ये हैं एक तो दिशा पब्लिकेशन की किताब है, हिस्ट्री एंड कल्चर की। दूसरी किताब है राजस्थान ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। इन किताबों के अंदर जो भी एमसीक्यूज़ हैं, उनके मैंने अच्छे से एनालिसिस किया और एनालिसिस करने का तरीका ये है कि आप आपको जो ऑप्शन आ रहा है, वो ऑप्शन तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके अलावा जो ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है, वो भी पता होना चाहिए। उसके बारे में भी आपको 1-2 बातें ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं ऑप्शन से आगे सवाल बनते हैं। ठीक है? और आप जो हम ये देखते हैं कि जो मिलान करने वाले सवाल होते हैं या फिर जो स्टेटमेंट्स वाले जो सवाल होते हैं, उसमें एक बेसिक एक ऐसी चीज़ होती है जो एक आरएएस एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। अगर आपको वो पता है, तो 100 में से 60% क्वेश्चंस के अंदर आपको ये लगेगा कि हाँ, ये बात अगर एक आरएएस एस्पिरेंट को पता है, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और ये हो जाना चाहिए वाली फीलिंग कहाँ से आती है? ये हो जाने वाली फीलिंग जो है, वो आती है गट फीलिंग से। वो गट फीलिंग आएगी हमारे पीवाईक्यूज़ की हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे। तीसरी मैं बात करूँगा आप खुद के जो टेस्ट देते हैं, चाहे वो प्री के हो, चाहे मेंस के हो, आप उन टेस्ट को भी एनालिसिस कीजिए। कैसे? कि आपने जो भी क्वेश्चंस अगर अगर आप एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि मेरे कितने क्वेश्चंस नेगेटिव गए हैं, कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। नेगेटिव गए हैं, उन पे तो काम करना ही है। सही गए हैं, उन पे भी हमें ये देखना है कि वो सही क्या उसी वजह से सही हुए हैं जो मैंने सोचा था या सिर्फ़ ये तुक्का लग गया था? इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो ये 3 चीज़ें हैं सिलेबस, पीवाईक्यूज़ और आपके टेस्ट। ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से रखनी है अपने पास और इन पे एनालिसिस करते हुए चलना है। अब मैं बात करूँगा बुक लिस्ट और वैल्यू एडिशन मटेरियल जो मैंने यूज़ किया था। वैसे तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ ही चलती है, इनकी अलग से कोई बुक लिस्ट नहीं होती है। अगर हम रीज़निंग और मैथमेटिक्स को छोड़ दें तो सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है और आपका सिलेबस पूरा-पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कि मेंस में थोड़े और सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, वो भी आपके आगे कवर हो भी जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आपकी प्री की डेट आती है, उससे 1-2 महीना पहले तक आप मेंस का सब्जेक्ट पढ़िए और उसके बाद में जो भी 1-2 महीने बचते हैं, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्री की तैयारी कीजिए। अब मैं आपको बताऊँगा बुक लिस्ट और वैल्यू एडिशन। सबसे पहले तो आपके जो भी कोई प्रतिष्ठित जो भी संस्थान है, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से आपकी कोई भी कोचिंग के नोट्स वगैरह हैं, वो आप ले आइए, उनको पढ़िए। वो अगर आपको इस तरीके से याद है कि वो आपके टिप्स पे हैं, ठीक है? टिप्स पे अगर सब कुछ ना भी हो, अगर आपका 50-60% भी अगर आपने टिप्स पे कर लिया, तो आपके लिए वो इनफ है, मोर देन इनफ है।
और उसके बाद में आपको जब ये लग जाए कि हाँ, ये इस सब्जेक्ट पे मुझे थोड़ी-सी कमांड हो गई है, तो उसके बाद आप अपने वैल्यू एडिशन वाले जो सोर्सेज़ हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन वैल्यू एडिशन सोर्सेज़ का मैंने यूज़ किया था, उनका मैं मेंस के जो भी पेपर्स हैं, पेपर 1, 2, 3, 4 उनके जो भी मैंने सोर्सेज़ यूज़ किए हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चाहिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट्स 3 यूनिट्स होती है। हिस्ट्री, इकोनॉमी और 3 छोटे सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, तो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए मैंने नोट्स के अलावा जो वैल्यू एडिशन मटेरियल यूज़ किया था, वो किया था मैंने ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, हुकुमचंद जैन और नारायण माली। इस किताब का मैंने इस्तेमाल करा था और काफ़ी अच्छी किताब है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको बहुत फ़ायदा करेगी। इस किताब से कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने अपने नोट्स के अंदर डाली थी। दूसरा, अब अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, इसमें आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, वो ये चल रहा है कि शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों के ऊपर चीज़ें कम पूछी जा रही है, उनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं, उन पे क्वेश्चन्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर हम कल्चर और संस्कृति के बारे में ही अगर हमें पढ़ना है, तो मार्केट में एक किताब चलती है ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। इस किताब को मैंने काफ़ी अच्छे से मैंने इसको यूज़ किया है। इसमें चाहे हम बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, पेंटिंग्स की बात करें या जैनिज़्म, बुद्धिज़्म की बात करें या लिटरेचर की बात करें, इन सभी की जो इसमें नॉलेज दे रखी है, वो काफ़ी अच्छी दे रखी है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ दे रखी है। इनसे आप चाहें तो अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने जो सोर्स यूज़ किया था, वो मैंने यूज़ किया था स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम की किताब है, हालाँकि ये किताब एक ही है, मैंने इसको 2 भागों में बाँट दिया था, इसमें 2 भाग हैं, एक तो मॉडर्न इंडिया का जो इतिहास वाला भाग है वो, दूसरा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वाला जो पार्ट है, मैंने इन दोनों को अलग-अलग कर दिया और इसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और इससे मैंने अपने नोट्स को काफ़ी एनरिच किया है। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने जो सोर्स यूज़ किया है, वो सोर्स है 11th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, वो मैंने इस्तेमाल करी थी। इससे मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन करी है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बनाई है और एक बच्चे की तरह जो वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आती है, वो इस किताब से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई थी। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें, तो सेकंड यूनिट में आती है इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने जो सोर्सेज़ यूज़ किए, वो अपना जो सर्वे होता है वो और बजट। आजकल हम देखेंगे जो ट्रेंड चल रहा है, वो सीधे-सीधे बजट से सवाल आ जाते हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी स्कीम पे कि या फिर कोई सेक्टर है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि इससे रिलेटेड बजट के अंदर क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं, उसके बारे में बताइए। तो बजट से सीधे-सीधे सवाल आ रहे हैं, तो वो हमें अच्छे से तैयार करना है। राजस्थान इकोनॉमी के लिए भी मैं ये बोलूँगा इको सर्वे और बजट, उन दोनों को बहुत अच्छे से हमें तैयार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके अलावा आप जो कर सकते हैं वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए आप पीआईबी न्यूज़ की एक वेबसाइट है, उसको आप थोड़ा चेक कर लें, उसमें जो भी स्कीम्स वगैरह नए जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। और राजस्थान इकोनॉमी के लिए आप सूजस को पढ़ सकते हैं। सूजस को पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो गवर्नमेंट लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी बनेगी और आपकी लैंग्वेज भी आपने आंसर्स के अंदर उसी तरीके से बनेगी। और सबसे ज़्यादा स्पेशल जो फ़ोकस मैंने किया था, वो स्कीम्स पे किया था। चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। इन्हीं स्कीम्स पे ज़्यादातर सवाल आते हैं, तो स्कीम्स पे और अच्छे से फ़ोकस करें। अब बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आते हैं सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। सोशियोलॉजी के लिए मैंने 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, वो मैंने थोड़ी बहुत रेफ़र करी थी और मैनेजमेंट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इन 2 के लिए मैंने जो नोट्स हैं, उसी पे मेरा जो सारा फ़ोकस था उसी के ऊपर था। मैंने उन्हीं को बार-बार रिवीज़न किया। अब हम बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 में आता है एथिक्स, साइंस और ज्योग्राफी। एथिक्स के लिए मैंने जो लेक्सिकॉन वाली किताब आती है, उसका मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था और उसमें जो भी पॉलिटिकल थॉट्स या एथिक्स के जो थॉट्स हैं,
वो मैंने उसमें से देखा था। एथिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, वो मैंने देखा था। थोड़ी बहुत जो केस स्टडीज़ वगैरह होती है, वो मैंने एथिक्स उस किताब से देखी थी। उसके अलावा मैंने कई सारे कोटेशंस, एग्ज़ाम्पल, श्लोक, इन चीज़ों को मैंने याद कर लिया था अच्छे से, क्योंकि एथिक्स के अंदर बोलचाल की भाषा में हम सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आंसर थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव लगता है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि साइंस मेरा एक वीक पॉइंट रहा हुआ है, तो साइंस पे मैंने ज़्यादा इधर-उधर भागने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं। जो भी नोट्स थे उन्हीं को मैंने अच्छे से कर लिया और इस तरीके से कर लिया कि अगर इनमें से कोई सवाल आता है तो मैं इनको अच्छे से कर लूँगा, अटेंड कर लूँगा। टेक्नोलॉजी जो है, वो मुझे अच्छी लगती थी काफ़ी और आजकल हम ये देखेंगे कि जो साइंस वाला जो सब्जेक्ट है, उसमें टेक्नोलॉजी का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने उसके लिए क्या किया था, जीएस स्कोर का एक कंपाइलेशन आता है, वो और अपने जो भी इसरो की जो वेबसाइट होती है या यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ वगैरह होते हैं, उसको मैंने अपने जो भी टेक्नोलॉजी से रोबोटिक्स, नैनोटेक, स्पेस टेक, डिफेंस टेक, इनसे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ वगैरह या जो भी कंटेंट मुझे ऑनलाइन मिला था, मैंने उनसे चेक कर लिया था ताकि उससे आपकी एक विजुअलाइज़ेशन बन जाता है दिमाग के अंदर। उससे चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी तैयार हो जाती है। अब मैं बात करूँगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड, इन दोनों के लिए मैंने 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, वो मैंने इस्तेमाल करी थी और काफ़ी अच्छे तरीके से उनके अंदर लिखा हुआ है। आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैपिंग वगैरह आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो क्लियर हो जाएँगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। दूसरा, मैंने मैपिंग की बहुत अच्छे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की थी। अब उसमें चाहे वर्ल्ड में अगर हम ले लें कि कॉन्टिनेंट्स की बात करें या इंडिया का जो मैप है उसकी बात करें या राजस्थान का जो मैप है उसकी बात करें। मैंने उनको इस तरीके से बना लिया था कि हमारी जो आंसर शीट होती है, उसमें एक छोटे से कॉर्नर के अंदर मैं एक मैप बना के रख देता था और उसी से ही मैं अपने आंसर्स लिखा करता था और वैसे ही मैं लिख के आया हूँ। ठीक है? और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए जो एक किताब है वो मैंने यूज़ करी थी। वो है, ये हिंदी ग्रंथ कांतबी की किताब है, हरिमोहन सक्सेना की किताब है। काफ़ी अच्छी किताब है, अंडरस्टैंडिंग वाइज़ आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। इन किताबों को पढ़ने से आपकी जो लैंग्वेज है वो बिल्डअप होएगी, सिर्फ़ आपके दिमाग में फैक्ट्स नहीं रहेंगे। अगर सिर्फ़ फैक्ट्स रहते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम लिखें कैसे, आपके पास लैंग्वेज ही नहीं है। लैंग्वेज आएगी आपकी किताबें पढ़ने से। तो इनको थोड़ा-सा पढ़िए और आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। फिर हम बात करें पेपर 3। पेपर 3 में आती है इंडियन पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 3 छोटे सब्जेक्ट्स। अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूँ, तो इंडियन पॉलिटी में पूरे इंडिया में एक बुक चलती है और वो किताब है लक्ष्मीकांत। इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत। इस किताब को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है और इस किताब में भी मैं वही टॉपिक पढ़ता था जो हमारे सिलेबस के अंदर, क्योंकि इतनी मोटी किताब है, सब कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैंने जैसा कि शुरू में कहा था, चीज़ें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो हमें सिलेबस से ही पता लगेगा। मैंने सिलेबस में जो-जो भी चीज़ें थी, मैंने इस किताब से तैयार किया अपना और स्पेशली मैं क्या करता था कि जो स्कॉलर्स हैं या जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे अम्बेडकर, उनके जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह होते थे, उन स्टेटमेंट्स को मैं अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लिया करता था और इस तरीके से मैंने अपना जो पॉलिटी का जो सोर्स है उसको मैंने काफ़ी अच्छा कर लिया था। अगर मैं स्टेट पॉलिटी की बात करूँ, तो स्टेट पॉलिटी में एक किताब आती है, ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, जनक सिंह मीणा के द्वारा ये किताब। इस किताब को मैंने रेफ़र किया था और इस किताब में हमारे जो भी कमीशंस हैं, जो एक्ट्स हम पढ़ते हैं और जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर लें, चीफ सेक्रेटरी की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए काफ़ी एक्सप्रेसिव तरीके से इसमें लिखा गया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने क्या किया था कि हमारे जो नोट्स थे वो, उसके अलावा मैंने बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ देख ली थी। हालाँकि मेरा जो मेन सोर्स है वो नोट्स ही थे और उसको मैं बार-बार रिवीज़न करता था और उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, उन्हीं को मैं बार-बार देखता था, तो इस तरीके से मैंने अपनी पपेट तैयार की थी। फिर हम बात करते हैं 3 छोटे सब्जेक्ट्स, स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर और लॉ। इसके लिए मैंने प्योरली मेरे जो भी क्लास नोट्स रहे हैं, उन्हीं पे मेरा फ़ोकस रहा है, उन्हीं को मैंने पढ़ा है। अब आरएस का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर, पेपर नंबर 4,
ये एक ऐसा पेपर है, बाकी पेपर्स में आप 60-65 नंबर लेके आ सकते हैं। इससे ज़्यादा आते हैं तो आपकी किस्मत है और आपकी मेहनत है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएँगे। हालाँकि पेपर 2 में आपके नंबर आ सकते हैं, लेकिन पेपर 4 ऐसा है जिसमें आप आसानी से 90-100 के आसपास मार्क्स ला सकते हैं। और इसमें 120 नंबर की हिंदी आती है और 80 नंबर की इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश के जो मेरे सोर्सेज़ रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी के लिए मैंने सबसे पहले जो सोर्स यूज़ किया था, वो ये राजस्थान बोर्ड की किताब आती है 9वीं से 12वीं की। ये किताब जो हिंदी ग्रामर वाली किताब है, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से तैयार कर लिया था कि ये मेरी बेसिक बुक थी। इसमें से मुझे ये था कि हर एक चीज़ मुझे इसमें से याद होनी चाहिए। जब मुझे ये अच्छे से याद हो गई, उसके बाद मैं गया था द वन एंड ओनली राघव प्रकाश। राघव प्रकाश मैंने पूरी नहीं पढ़ी है। मैंने इसकी काफ़ी सेलेक्टिव स्टडी करी है। इसमें भी जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और इससे ज़्यादा मैंने जो इसका इस्तेमाल किया है, वो किया है जो संक्षिप्तीकरण, भाव पल्लवन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, इन चीज़ों में इन उसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है कि किस तरीके से ये लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया है, कैसे इन्होंने ख़त्म किया है, बीच में क्या इन्होंने डाला है। उसको मैंने इस्तेमाल करने के लिए इस किताब को यूज़ किया था और ये किताब मेरे काफ़ी काम भी आई है। इसी के साथ में मैं न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स हैं, उनको भी मैं पढ़ा करता था। ऐसे कुछ टॉपिक वाइज़ मैं लगा लेता था कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बात इसमें लिखी हुई है, सोसाइटी से रिलेटेड इसमें लिखी हुई है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इसमें लिखी हुई है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें लिखी हुई है। तो उन चीज़ों को मैं एक जगह पे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा लिख लिया करता था और उससे लैंग्वेज मेरी काफ़ी इम्प्रूव हुई। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में मुझे एज़ सच इतनी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि इंग्लिश मेरा मीडियम रहा है। वैसे तो मेरा मीडियम हिंदी रहा है कॉलेज तक, लेकिन कॉलेज के बाद मेरा इंग्लिश मीडियम ही हो गया था। हर चीज़ में मैंने इंग्लिश में ही चीज़ें पढ़ी, तो इंग्लिश की वोकैब्युलरी, ग्रामर मेरी ठीक रही है। तो इंग्लिश के लिए मैंने ज़्यादा इधर-उधर हाथ-पैर नहीं मारे। मैं बस न्यूज़पेपर के ऊपर-ऊपर से न्यूज़पेपर की रीडिंग करता था, एडिटोरियल्स अच्छे से पढ़ता था और वोकैब्युलरी के लिए और थोड़ा-सा लेटर राइटिंग, एलिब्रेशन वगैरह इनके लिए मैं ये किताब यूज़ करता था। बी बाय बीके रस्तोगी। इस किताब को मैंने यूज़ किया है और इसके अलावा एक ये चीज़ होती है कि हमारे आंसर्स में, ऐसे राइटिंग में किस तरीके से हम थोड़ा-सा और मसाला डाल सकें, उस मसाले के लिए मैंने बहुत सारे कोटेशंस और श्लोक, दोहे, एग्ज़ाम्पल्स ये जो हैं और जो पोएम्स होती है, हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, वो मैंने एक जगह लिख लिए थे और उसके लिए मैंने एक पीडीएफ भी डाउनलोड की थी इंटरनेट से। ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड की थी, कविताओं और कथनों का संकलन, ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ में जो भी बातें लिखी गई है, मुझे जो-जो भी अच्छी लगी, जो मुझे लगता था कि मैं इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकता हूँ, मैंने इन चीज़ों को इसमें यूज़ किया है। और इस तरीके से मेरी जो पेपर 1, 2, 3, 4 ये जो मेरी वैल्यू एडिशन रही है, वो इस तरीके से रही है। इन सोर्सेज़ का मैंने यूज़ किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि इन सोर्सेज़ का इस्तेमाल तब ही करना है जब आपके पास जो ऑलरेडी सोर्स पड़ा हुआ है, वो आपको अच्छे से याद है, कम से कम 60% आपको याद हो। इनको आप कर लें, इनको एक जगह लिख लें, एक जगह नोट्स बना लें, इन्हीं का आप बार-बार रिवीजन करते रहें, 5 बार, 7 बार, 10 बार, जितनी भी बार आप कर सकते हैं रिवीजन करें, बार-बार रिवीजन करें और मनन करें उनका। आप चाहे घूमते हुए मनन करें, चाहे सोते हुए मनन करें, कैसे भी मनन करें, आपको इनका मनन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको याद ही नहीं होगा, तो आप लिखोगे कैसे? है ना? उसके साथ में आपको जैसा कि मैंने बताया जो जो भी आपका ब्लाइंड स्पॉट रहेगा, जो भी आपके गैप्स रहेंगे, उन गैप्स को पूरा करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं, उनका एनालिसिस करना है और फिर रिवीजन करना है। रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स कीजिए और अभी करंट में आरपीएससी का क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको साथ में लेते हुए चलिए। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा है जिसमें मैंने बुक लिस्ट और वैल्यू एडिशन के बारे में बात की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।